नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म दोस्तों नवंबर में आएंगे और मार्च 2024 में इसका एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। काफ़ी कम समय है। उत्तराखंड एलटी में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। 30% यानी कि 30 नंबर की दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत मेहनत करनी है। अगर आप इस टॉपिक में अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली एलटी एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता के फॉर्म भी जल्दी आएंगे। वहां पर भी दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा और उसमें भी दोस्तों शिक्षण अभिरुचि पूछी जाएगी। तो ये सीरीज दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 20 पार्ट दोस्तों हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन 20 पार्ट को एक एक करके देख डालो। इसके अलावा दोस्तों ये पार्ट के अलावा आगे भी और कई सारे पार्ट्स आते रहेंगे। आज दोस्तों 21 पार्ट है और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में। शिक्षण के स्तर दोस्तों अपने आप में ये वास्ट टॉपिक है। इसको भी दोस्तों 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इनको 2 पार्ट में ही कंप्लीट कर दूं। पहला पार्ट दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्मृति स्तर के बारे में और अगले 2 पार्ट में जो अगले 2 स्तर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ही इस के लिए प्रिपेयर कर लो, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न जरूर आपके एलटी में पूछे जाते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा वो रहेगा दोस्तों स्मृति स्तर। जनरली दोस्तों हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोस्तों एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, यानी कि एक बहुत जटिल दोस्तों ये प्रक्रिया है। और इसमें दोस्तों जो भी शिक्षण प्रक्रिया की जाती है वो अधिगम को अर्जित करने के लिए की जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो सके। और शिक्षण जो क्रियाएं हैं उसका चयन किस आधार पर किया जाता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना एम के शिक्षण क्रियाएं नहीं हो सकती। और आपको पता है कि भाई स्कूल में क्या होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं। भाई अलग अलग स्तर होते हैं। भाई छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। हर क्लास का क्या होता है, लेवल होता है। और हर स्तर का क्या होता है, पाठ्यक्रम भी दोस्तों क्या होता है, अलग होता है। तो ऐसे में जो उद्देश्य होंगे वो भी भिन्न होंगे और जो शिक्षण के स्तर होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों उसी आधार पर शिक्षण के स्तरों को डिवाइड किया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 प्रमुख स्तर होते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। क्या होता है? स्मृति स्तर होता है जिसको हम मेमोरी लेवल बोलते हैं। अगला होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको कि बोध स्तर बोलते हैं। और अगला होता है दोस्तों चिंतन स्तर जिसको कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। तो 3 दोस्तों शिक्षण के स्तर होते हैं। आज हम जानेंगे स्मृति स्तर के बारे में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दोस्तों 3 स्तर को ये हमने आरेख की मदद से भी दिखाया है दोस्तों। इसमें आपका स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों इसको स्मृति स्तर को हम विचारहीन स्तर भी बोलते हैं। बोध स्तर को विचार युक्त स्तर बोला जाता है। चिंतन स्तर को अति विचार युक्त स्तर बोला जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्मृति स्तर, तो यहाँ पर क्या होगा, विचारहीन स्तर होगा। यहाँ पर विचार नहीं होंगे, विचार यहाँ पर ज्यादा होंगे बोध स्तर में। और चिंतन स्तर में अति विचार युक्त ये स्तर कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मृति स्तर के बारे में, यानी कि मेमोरी लेवल का टीचिंग। इस स्तर के शिक्षण में अधिगम सबसे निम्न कोटि या श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के समक्ष जितने भी फैक्ट्स हैं, ये सूचनाएं हैं, सूत्र हैं या फिर नियम हैं, इनके रूप में जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है वे केवल उसको रटते हैं और रटकर अपनी स्मृति में संचित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको सबसे लो लेवल का स्तर माना जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विचारहीन। क्योंकि आप विचार तो कर नहीं रहे हैं, आपको केवल क्या करना है दोस्तों, इसको रटना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों इसमें जो शिक्षक है उसकी भूमिका प्रधान में रहेगी, यानी कि वो प्राइमरी रहेगा, जो छात्र है दोस्तों वो सेकेंडरी रहेगा, यानी कि गौण रहेगा। तो इसमें जो भी विद्यार्थियों के समक्ष में तथ्य, सूचनाएं, सूत्र, नियम जो भी आप प्रस्तुत करते हैं, छात्रों से बोलते हैं कि आप उनको केवल और केवल रट लो, उसमें ज्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसको विचारहीन स्तर भी बोला जाता है। अब स्मृति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इससे भी संबंधित आपको काफी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्मृति का अर्थ क्या होता है? किसी देखी, सुनी या सीखी हुई वस्तु, बात, सूचना आदि को याद करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। ठीक है।
आप जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सीखी वस्तु है, बात, सूचना, इसको याद करें, वही आपका क्या है, स्मृति कहलाती है। ठीक है। अब कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, उसको भी दोस्तों मैं आपको बता दूं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जिसमें जेस रॉस की डेफिनेशन क्या है, अ मेमोरी इज अ न्यू एक्सपीरियंस डिटरमाइंड बाय डिपोजिशन लेड डाउन बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस, द रिलेशन बिटवीन द टू बीइंग क्लियरली एप्रीहेंडेड। यानी कि स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों के बीच में संबंध स्पष्ट समझा जाता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं स्मृति को दोस्तों इन्होंने नया अनुभव बोला है जो कि पहले के एक्सपीरियंस से निर्धारित होता है। ठीक है। और दोनों के बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट समझा जाता है। ठीक। इसके अलावा स्काउट है, स्टाउट आई मीन टू से, इनके अनुसार दोस्तों एक और डेफिनेशन दी गई है, मेमोरी इज अ आइडल रिवाइवल इन विच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस रीइंस्टेट एज फॉर एज पॉसिबल इन ऑर्डर द मैनर ऑफ अ ओरिजिनल ऑक्यूरेंस। यानी कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम या तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे पहले हुई थी। तो ये भी दोस्तों एक स्मृति को एक तरह से पुनरावृत्ति बता रहे हैं जिसमें भी जो इसके प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको ही जगह दी गई है, उसको उसी क्रम या ढंग से जागृत होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो डेफिनेशंस है वो स्मृति की, वो भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे और जिनके द्वारा दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत आपके इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं जो आपके स्टेटमेंट वाले, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसको। इसके अलावा वुडवर्थ की है, वो वुडवर्थ क्या कहते हैं दोस्तों की मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्न्ड। ठीक है ना, यानी कि सीखे हुए अनुभव का सीधा उपयोग ही स्मृति है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा दोस्तों जो भी डेफिनेशन दी गई है, इसमें उन्होंने दोस्तों जो एक्सपीरियंस है उसी को ही मेमोरी माना है, कि आपने जो पहले सीखा है यानी कि आपने जो अनुभव लिया है उसको उपयोग करना ही स्मृति माना गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्मृति स्तर की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि दोस्तों फेजेस ऑफ मेमोरी। अब स्मृति स्तर को भी दोस्तों डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। 4 इसके फेज दोस्तों माने गए हैं। सबसे पहला जो दोस्तों फेज आता है वो आता है अधिगम, यानी कि अपने आप में लर्निंग। ठीक है। अब यहाँ पर लर्निंग का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई व्यक्ति है अगर उसको सूचना है, जानकारी, तथ्य है, जब उसको पढ़ता है तो वो उसको उसके बाद सीखता है। ठीक है। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। किसी भी तथ्य, सूचना, जानकारी आदि को पढ़कर, देखकर, ठीक, या सुनकर, अनुभव करने के बाद अगर कोई सीखता है तो उसी को दोस्तों हम अधिगम बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो चीज होती है वो चेतन मन के द्वारा की जाती है, अचेतन मन से कभी भी लर्निंग नहीं होती है, चेतन मन के द्वारा ही ये हमेशा की जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है धारण करना, यानी कि रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये है कि देखिए अधिगम के द्वारा जो भी सीखी हुई चीजें हैं ना वो कभी भी स्थायी नहीं होती है, वो क्या होती है, अस्थायी होती है। तो रिटेंशन का मतलब है कि आपने उसको कितने समय तक आप उसको मतलब अपने अंदर रख सकते हैं। जो भी आपने सूचनाएं या सामग्री जो भी आपको मिली, आपने उसको जितनी लंबी अवधि तक अगर रख सकते हैं तो वही उसकी मेमोरी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो धारण का मतलब क्या है, यानी कि रिटेंशन, सीखी गई बात या जानकारी को धारण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है दोस्तों, रिटेंशन कहलाती है। और उसी के द्वारा दोस्तों इसको क्या बनाया जाता है, स्थायी बनाया जाता है। यानी कि ज्ञान को सिंपल सी बात है आप कितने लंबे समय तक अपने पास रख सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन, यानी कि धारण करना। अब बात आता है रिकॉल, यानी कि प्रत्यास्मरण। अब प्रत्यास्मरण क्या है, कि जो धारण किए गए अनुभव हैं, यानी कि जो भी आपने सीखा उसको दोबारा से अपने चेतन मस्तिष्क में ले आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉल। ठीक है। आपने जो भी सीखा, जो भी आपकी जानकारी है उसको दोस्तों आपने रिटेन कर लिया। अब रिटेन करके दोस्तों आप उसको दोबारा से अपने चेतन मस्तिष्क में लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्मरण या फिर रिकॉल दोस्तों उसको बोला जाता है। ठीक हो गया। अब मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है कि इसकी जो दूसरी सिचुएशन है उसको भी काफी, जैसे इसकी दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर आपको कोई चीज आपने धारण की है लेकिन आप उसको कभी कभार अपने मस्तिष्क में नहीं ला पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्मरण। विस्मरण, ठीक है ना, यानी कि फॉरगेटिंग, भूल जाना। कभी कभार क्या होता है कि आपको चीजें याद रहती है लेकिन आपको याद नहीं आ पाती, आपके दिमाग में नहीं आ पाती हो। ठीक है। तो अधिगम सिंपल सी बात है कि आपने कोई तथ्य पढ़ा, सूचना पढ़ी, उसको देखा, सुना, अनुभव के आधार पर दोस्तों आपने उसको सीखा, दैट इज लर्निंग। उसके बाद आपने क्या किया, उसको कितने लंबे समय तक आप उसको रिटेन कर सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, धारण।
ठीक है, इसको हम धारण करना कहते हैं। धारण की गई चीज को हम अगर अपने चेतन मस्तिष्क में दोबारा ला पाते हैं तो वो प्रत्यास्मरण कहलाता है, अगर नहीं ला पाते तो हम उसको क्या बोलते हैं, विस्मरण कहते हैं, यानी कि फॉरगेटिंग बोलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान करना, ठीक है। यानी कि कोई भी जब सीखी गई वस्तु, कोई भी जैसे सीखी हुई चीज है या फिर धारण की गई वस्तु है, जब व्यक्ति उसको दोबारा से देख लेता है तो उसको वो व्यक्ति क्या कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। या पुनः देखकर व्यक्ति उसको पहचान लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि अरे मैंने आपको कहीं रिकॉग्नाइज किया है, हमारे स्मृति स्तर में वो चीज होती है, लेकिन हम जब वो सामने हमारी चीज आती है तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि हाँ यस ऐसा हुआ था, ठीक है। सो उसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। तो स्मृति स्तर के दोस्तों ये 4 फेज हैं, अधिगम, धारण करना, प्रत्यास्मरण और पहचान। इन चारों को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो चारों के चारों वर्ड है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अच्छी स्मृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसकी ये विशेषताएं होती है कि वो शीघ्रता व सुगमता से अधिगम करने की क्षमता हो। जितनी शीघ्रता से और जितनी आसानी से अगर कोई लर्निंग करने की जिसमें कैपेसिटी होगी उसकी अच्छी स्मृति मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्थायी धारणा, यानी कि आप जितना ज्यादा रिटेंशन कर सकते हैं आपकी स्मृति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा शीघ्र प्रत्यास्मरण, यानी कि जल्दी से आप रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, जल्दी से जो आपने धारण किया है उसको जल्दी अपने चेतन मस्तिष्क में ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि शीघ्र रिकॉल आप कर पाते हैं। शीघ्र पहचान कर पाते हैं, यानी कि अगर आप कोई चीज मान लेते हैं कुछ समय के लिए आप भूल भी गए हो, लेकिन अगर पुनः वो चीज अगर आप देखते हो तो दोबारा से अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो भी आपकी स्मृति अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगला आता है व्यावहारिक जीवन में उपयोग, यानी कि जो भी आपने सीखा अगर आप उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं तो भी आपकी अच्छी स्मृति कहलाती है। और इसके अलावा दोस्तों अनावश्यक और अनुपयोगी सूचना, अनुभव आदि का विस्मरण। विस्मरण का मतलब फॉरगेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज आपके लिए अनावश्यक है, अनुपयोगी है, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस, ठीक है, जिनको याद करने की आवश्यकता नहीं है उनको आप फॉरगेट कर लें, ठीक, तो ऐसे को हम अच्छी स्मृति बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद स्मृति स्तर शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूं, लेकिन आपको इन फैक्ट से दोस्तों अब आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है, शिक्षक को प्रधान महत्व दिया जाता है। ये टीचर इसमें सेंटर्ड भूमिका में होता है, ठीक है। तो मतलब यह है कि शिक्षक इसमें सिंपली क्या करेगा, सूचनाएं देगा, तथ्य बताएगा, फॉर्मूला बताएगा और विद्यार्थियों से कहेगा भाई आप इसको याद कर लो, ठीक है। चुपचाप विद्यार्थी को उसको याद करना होता है। इसके बाद अगला विद्यार्थियों का गौण स्थान। जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें जो विद्यार्थी होगा वो अपनी क्या होगा, सेकेंडरी पोजीशन में होगा, बस उसको जो भी शिक्षक बताए उसको चुपचाप उसको रटना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती, बिल्कुल वो निष्क्रिय पड़ा रहता है, बस उसको सीखना होता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक विद्यार्थी के बीच में इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता, ठीक, वो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को सूचना, जानकारी आदि को रटने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें अभिप्रेरणा का अभाव होता है क्योंकि छात्रों को मोटिवेशन नहीं मिल पाता, ठीक है। इसमें दोस्तों और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा का अभाव है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें केवल बुद्धि का महत्व नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें केवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ही देखा जाता है, ठीक। तो ये सब चीजें दोस्तों यहां पर आप समझेंगे, ठीक। तो ये है स्मृति स्तर की प्रमुख विशेषताएं। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के बारे में, यानी कि मॉडल ऑफ स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग्स, ठीक है। तो मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग को दोस्तों इसके हर्बट के द्वारा दोस्तों ये प्रतिमान दिए गए हैं। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि जो शिक्षण स्तर के में स्मृति स्तर में शिक्षण के प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिए गए, वो हर्बट के द्वारा दिए गए। और 4 दोस्तों ये प्रतिमान दिए गए हैं। एक है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। उद्देश्य मतलब फोकस, संरचना सिंटैक्स, सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली और सपोर्ट सिस्टम, इन चारों के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले शिक्षण स्तर के जो प्रतिमान है, इसमें आपका जो शिक्षण स्तर है वो दोस्तों कौन सा है, स्मृति स्तर है। तो स्मृति स्तर में शिक्षण के क्या प्रतिमान है, सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की। तो इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्मृति स्तर में केवल और केवल रटने पर बल दिया जाता है, तो इस आधार पे इसके ये उद्देश्य यहाँ पर होने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ मेंटल डिसिप्लिन,
यानी कि मानसिक पक्षों का दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, प्रशिक्षण करवाया जाता है ताकि बच्चे चीजों को याद कर सकें। ठीक है, इसके अलावा तथ्यों का ज्ञान देना, टू एक्वायर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें तथ्यों को का ज्ञान दिया जाए। इसके अलावा सीखे हुए तथ्यों को याद करना, और इसके अलावा याद किए हुए तथ्यों को प्रत्यास्मरण करना और उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। तो ये दोस्तों क्या है, उद्देश्य। ये केवल और केवल दोस्तों क्या करते हैं, रटने पर बल देते हैं। तो रटने के आधार पर यही उद्देश्य होने चाहिए। ये दोस्तों हर्बर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण का जो अगला प्रतिमान है वो है संरचना। ठीक है, अब संरचना को भी दोस्तों 5 पदों में डिवाइड किया गया है। इसको दोस्तों हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी बोला जाता है। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपने आगे भी हमने डिस्कस किया है। तो सिंटैक्स के अंतर्गत दोस्तों क्या है, हर्बर्ट ने दोस्तों इसको 5 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया है, 5 स्तरों में डिवाइड किया है। तो 5 स्तर दोस्तों कैसा है, सबसे पहला आता है दोस्तों तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन और उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। दूसरा आता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण या फिर विषय प्रवेश या फिर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद तुलना व संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इसके बाद सामान्यीकरण और इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन। अब इसको दोस्तों बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तैयारी और उद्देश्य कथन, यानी कि दोस्तों जब भी हम क्लास में जाने से पूर्व हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, और तैयारी, इसको हम तैयारी या फिर प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं ताकि उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सके। ओके, और जब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के बाद हम दोस्तों क्या करते हैं, उद्देश्य कथन बोलते हैं, यानी कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है प्रस्तुतिकरण या फिर विषय प्रवेश। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने लेसन को वहां पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है तुलना और कंपैरिजन। तुलना और कंपैरिजन का मतलब है कि जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या कोई अन्य सब्जेक्ट है उससे हम दोस्तों क्या करते हैं, कंपैरिजन करके संबंधों को स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब यह है कि अगर मूल पाठ को पढ़ाया जाए उसके बाद बच्चों को सोचने और समझने का अवसर मिलना चाहिए, और इसके बाद दोस्तों उनको सिद्धांतों और जनरलाइजेशन के बारे में निर्माण करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है एप्लीकेशन, प्रयोग। प्रयोग का मतलब यह है कि दोस्तों जो भी आपने सीखा उसका दोस्तों आप व्यवहारिक जीवन में या फिर नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो ये हर्बर्ट की दोस्तों पंचपदी प्रणाली है जो कि दोस्तों इन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण में भी रखी है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान। तो इसमें 4 प्रतिमान में दोस्तों ये दूसरा प्रतिमान है जो कि संरचना है, और संरचना को भी दोस्तों पंचपदी प्रणाली में डिवाइड किया गया जो कि हर्बर्ट के द्वारा लाई गई है। अगला प्रतिमान दोस्तों जो कि शिक्षण स्तर के, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के अंतर्गत दोस्तों आता है, इसको हम बोलते हैं सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में दोस्तों जैसे हमने पहले बोला कि यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया है दोस्तों वो अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसमें हमेशा शिक्षक और विद्यार्थी, ये दो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन आपको पता है कि शिक्षक ज्यादा एक्टिव है जबकि जो छात्र है वो निष्क्रिय है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक के क्या क्या कार्य होने चाहिए। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करे, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करे, और इसके अलावा विद्यार्थी की क्रियाओं को नियंत्रित करना। ये 3 दोस्तों इसके महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला आता है मूल्यांकन प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम। स्मृति स्तर के शिक्षण स्तर का जो आखिरी प्रतिमान है दोस्तों यही है, चौथे नंबर का प्रतिमान है। अब देखिए इसमें जो मूल्यांकन है दोस्तों वो भी रटने पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो शिक्षण में जो मूल्यांकन है वो दोस्तों जनरली लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं का दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है, और कभी कभार दोस्तों इसमें ऐसे टाइप परीक्षाओं के संग संग ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं का भी प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके मेमोरी लेवल के टाइप। ठीक है, तो मेमोरी लेवल के जो प्रतिमान है, शिक्षण का जो मेमोरी लेवल है उसके प्रतिमान ये अभी तक थे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के स्तर क्या क्या होता है। मैं एक बार आपको दोस्तों फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात है दोस्तों, जो शिक्षण के स्तर हैं वो 3 स्तर होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है बोध स्तर, एक होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर सबसे लो लेवल का स्तर होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको विचारहीन स्तर बोला जाता है। बोध स्तर और चिंतन स्तर हमारी अगली वीडियो में दोस्तों आएंगे।
इसके बाद दोस्तों जो स्मृति स्तर है वो क्या होता है, सबसे निम्न श्रेणी या फिर निम्न कोटि का स्तर इसको माना जाता है। इसमें विद्यार्थियों के समक्ष जो भी सूचनाएं, सूत्र या नियम है उनको प्रस्तुत किया जाता है और वो केवल और केवल उसको रटते हैं और अपनी स्मृति में संचित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा स्मृति का अर्थ आपको बताया, जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डेफिनेशन दी गई उसको दोस्तों बताया। अब पहले हमने पढ़ा कि भाई स्मृति स्तर की क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या इसमें फेजेस हैं। सबसे पहला जो इसमें फेज है वो है लर्निंग, यानी कि जो भी आप सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं या फिर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, या कोई भी नियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको सीखें, तो वो है लर्निंग। उसके बाद दोस्तों उसको रिटेन करना, रिटेंशन यानी कि आप उसको अपने अंदर कब तक धारण कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका दोस्तों क्या है, रिटेंशन है। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण का मतलब यह है कि जो आपके पास धारण है उसको पुनः अपने चेतन मस्तिष्क में लेकर आना, वही दोस्तों आपका क्या है, प्रत्यास्मरण है। इसके अलावा रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आप दोस्तों कोई चीज है वो अगर आपको अभी भी आपके अचेतन मस्तिष्क में है लेकिन अगर आप उसको पुनः देखकर याद आ जाती है वो चीज, तो फिर उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो ये स्मृति स्तर की अवस्थाएं। इसके बाद अच्छी स्मृति की हमने आपको विशेषताएं बताई, भाई क्या क्या होनी चाहिए, शीघ्रता और सुगमता से सीख लो, स्थायी धारण करो, शीघ्र प्रत्यास्मरण हो, शीघ्र पहचान हो, व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग हो, ठीक है, और जो अनावश्यक व अनुपयोगी सूचनाएं, अनुभव है उनको विस्मरण करो, इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। इसके बाद दोस्तों स्मृति स्तर की प्रमुख विशेषताएं हमने पहले बताया कि इसमें शिक्षक को प्रधान महत्व है, विद्यार्थी को गौण स्थान है, अधिक स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षक विद्यार्थी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ज्यादा अंतःक्रिया नहीं हो पाती, विद्यार्थियों को सूचना, जानकारी आदि को रटने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसमें अभिप्रेरणा का अभाव रहता है। अब दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान है, हर स्तर के शिक्षण के प्रतिमान है, ये हर्बर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इन शिक्षण के प्रतिमान को हम 4 भागों में दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। इसमें उद्देश्य आती है, संरचना आती है, सामाजिक प्रणाली आती है, मूल्यांकन प्रणाली आती है। स्मृति स्तर के शिक्षण को ध्यान में रख के ही उद्देश्य दोस्तों बनाए गए हैं। क्या क्या इसके उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि इसमें केवल रटने पर ध्यान दिया जाता है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये हो सकते हैं कि भाई मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाए, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, तथ्यों का ज्ञान देना, सीखे हुए तथ्यों को याद रखना और याद किए हुए तथ्यों को रिकॉल कर उन्हें पुनः प्रस्तुत करना, ये दोस्तों इसके उद्देश्य हो सकते हैं। अगर मैं संरचना की बात करूं तो संरचना दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी बोला जाता है। कि कभी भी दोस्तों अगर आप शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसके जो प्रतिमान है उसमें जो संरचना का स्तर है वो क्या होना चाहिए। आप प्रिपरेशन करें, प्रस्तुतिकरण करें, तुलना व संबंध करें, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये पंचपदी दोस्तों आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है। तो तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये सिंटैक्स के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इसके बाद दोस्तों स्मृति स्तर के जो शिक्षण है उसमें जो तीसरे नंबर का प्रतिमान है वो है सामाजिक प्रणाली। तो इसमें विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करना, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। और इसके बाद दोस्तों अंत में आएगा जो अगला, जो लास्ट प्रतिमान है वो है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली में दोस्तों आप इसमें जो विद्यार्थियों को रटाया जाता है उसी के आधार पर ही इवैल्यूएशन होता है। इसमें लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका है स्मृति लेवल का शिक्षण, ठीक है ना, यानी कि शिक्षण का स्मृति स्तर। आई होप कि दोस्तों आपके क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।